अभी हम पढ़ने वाले हैं इथेनॉल के बारे में, एसिटिक एसिड के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में, सोप के बारे में और क्लिंजिंग एक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है इथेनॉल। इथेनॉल क्या होती है, क्या फार्मूला है, कैसे ये अफेक्ट करती है बॉडी को, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं और कैसे कैसे इसको यूज किया जा सकता है, इंडस्ट्री में क्या क्या इससे बनाया जा सकता है, वो देख लीजिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक इथेनॉल। क्या टॉपिक है भाई? इथेनॉल। इथेनॉल देखना भी, इथेनॉल के यूजेस क्या है, इथेनॉल क्या क्या कर सकती है, सब देख लें। इथेनॉल को ऑल्सो कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। देखो आईयूपीसी में मैंने तुम्हें समझा, इथ मतलब दो। अभी समझ लेते हैं इसका फॉर्मूला। इथ मतलब 2 कार्बन, ओल का मतलब OH जरूर लगा है, 2 कार्बन और OH लगा है। तो देख लो, 2 कार्बन ले आओ और 1 OH लगा दो, बाकी हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो रे। बाकी क्या कर दो? हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, अपने आप ही फार्मूला बन जाएगा। इथ मतलब 2 कार्बन और 1 OH, ओल का मतलब 1 OH। और फार्मूला कंप्लीट करके देखो क्या बनेगा, क्या फार्मूला बन गया। तो फार्मूला क्या बन गया? CH3CH2OH। क्या बन गया? अगर इसको आगे डिटेल में लिखें तो CH3CH2OH क्या बन गया रे? CH3CH2OH। और अच्छे से लिखें, 2 कार्बन है C2 और H5OH, C2H5OH। और इसको इतने C2H5 को कहते हैं, क्या कहते हैं? इथाइल। और इसको कहते हैं अल्कोहल। तो देखना इसका जो नाम था इथाइल अल्कोहल भी आ गया समझ में सभी को। इथेनॉल का आईयूपीसी नेमिंग से समझ में आया, 2 कार्बन मतलब इथ होता है, सिंगल बॉन्ड एन होता है और लास्ट में ओल लगा, इथेन ऑल। ये समझ में आया भाई सभी को, कैसे इसका फार्मूला बना, क्यों इसको इथाइल अल्कोहल का, यहाँ तक समझ में आ गया सर। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो देख लो धीरे धीरे क्या क्या है। सबसे पहले आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। देखिए भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक कलरलेस लिक्विड है, ये कलरलेस लिक्विड है सर ये। और इसके अंदर एक प्लीजेंट स्मेल आती है, एक अजीब सी स्मेल। तो इट हैव प्लीजेंट स्मेल। ठीक है, प्लेजेंट स्मेल होती है। और एक बात तुमने एक कहावत सुनी है, डिजोल्व लाइक डिजोल्व, केमिस्ट्री की कहावत है, डिजोल्व लाइक डिजोल्व। जो जैसा होता है उसी में डिजोल्व हो जाता है, उसी बेस पे ये वाटर में सोल्यूबल होता है। देखना भाई, एक कहावत है, डिजोल्व लाइक डिजोल्व, मतलब दैट इज पोलर सोल्यूट डिजोल्विंग पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, इसका मतलब ये है। इसका मतलब देखो, अल्कोहल का फार्मूला आता है CH3CH2OH। OH है तो ये कार्बन और इसके अंदर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये पोलर है। यस सर, ये पोलर है। और इसमें वाटर में मिलाया जाए, वाटर का फार्मूला होता है H2O, ये भी पोलर है। और पोलर में क्या हो जाएगा? सोल्यूबल। सो वी कैन say that ethanol soluble या miscible in वाटर में soluble है या miscible है, क्योंकि दोनों ही पोलर है। पोलर में डिजोल्व होता ही हमने पढ़ रखा है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये कहता है कि इथेनॉल का फार्मूला देखो, इसमें कोई आयन नहीं है, प्लस अलग से घूम रहा हो, जैसे NaCl, Na+Cl- NaCl में ऐसे कोई आयन नहीं है। पोलर जरूर है पर आयन नहीं है। आयन नहीं है तो इसके अंदर कोई भी करंट पास नहीं होगा, तो ये इंसुलेटर होगा। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? नॉन कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा? नॉन कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इट डज नॉट कंटेन एनी आयन। इट डज नॉट कंटेन एनी आयन, so it is non conductor for electricity।
इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होगा, नॉन कंडक्टर। ये दिखाई दे रहा है क्या रे तुम्हें, ये देखो पहले तो, हाँ सही दिखाई दे रहा है, नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए सर ये, ठीक है। अब ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आई, कलरलेस लिक्विड है, कोई कलर नहीं होता, प्लेजेंट स्मेल होती है, अजीब सी स्मेल है, डिजोल्व लाइक डिजोल्व के बेस पे पोलर पोलर में डिजोल्व होता है, ये वाटर में सोल्यूबल है, इसमें कोई आयन नहीं होता, इसलिए नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये इसका फार्मूला होता है, इसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, 2 कार्बन होते हैं, 1 OH होता है, ठीक है सर। अब इसकी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब बात आ गई केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ऑफ इथेनॉल, सॉरी इथेनॉल ही चल रहा है अल्कोहल में। तो इथेनॉल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी देखो। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का अगर हम बात करें, पहली ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल या अल्कोहल बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमें याद हैं, 2 थे, कौन कौन से, एक तो याद किया था कल ही याद किया है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और एक किया था एल्केलाइन KMnO4 परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों हो गए, ठीक है सर। ये कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे, कोई रिएक्शन समझा दो, देख लो भाई, रिएक्शन देख तू फिर समझ में आएगी। जैसे CH3 CH2OH है, ये क्या है, इथेनॉल है सर, और इसमें तुमने डाल दिया क्या, इनमें से कोई भी, या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर एल्केलाइन डाल दिया KMnO4, ठीक है सर, ये डाल दिए। तो क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। ऑक्सीडाइज कैसे कर देंगे, इसके अल्कोहल में मैंने कल भी समझाया था, दोनों H को OH बना देंगे और इसका ऑक्सीडेशन करके इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे, इसमें एक ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, क्या ये बन जाएगा, और इसको हम कहेंगे इथेनोइक एसिड। क्या बना देगा इसको रे, इथेनोइक एसिड। और इसका मैकेनिज्म मैंने पिछले लेक्चर में अभी जो हुआ है थोड़ी देर पहले उसमें बता दिया था, ठीक है सर। इथेनोइक एसिड बना देगा, और ये तो एक होगी। दूसरी और भी कोई केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी, हाँ और भी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी है, देखते जाओ। रिएक्शन सोडियम के साथ, मेटल के साथ, किसी मेटल के साथ रिएक्शन देगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। देखना भाई, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम Na के साथ अगर इसकी रिएक्शन किया जाए तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। व्हेन ethanol react with sodium then release H2 गैस रिलीज करता है। जैसे रिएक्शन करके दिखाओ सर, जैसे देखो CH3 CH2OH है, ठीक है सर, प्लस में सोडियम मेटल, ये क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल में क्या मिला दी तुमने, सोडियम मेटल को डाल दिया, उस दौरान क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल के भागेगी। अब देख लो, ऐसे सोच लो, ये माइनस है, ये प्लस है, और मेटल इलेक्ट्रॉन देगी, हाइड्रोजन H लेके H2 बना लेगा, और O माइनस के साथ Na प्लस चिपक जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2O माइनस Na प्लस यहाँ चिपक जाएगा, और प्लस में H2 गैस रिलीज होके भाग जाएगी। और इसको कहते हैं सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथेन नहीं, इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड कहते हैं। क्या बन गया, सोडियम इथोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी इस रिएक्शन के दौरान। तो देखो ये एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो ये किसमें, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अगर इसकी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो H2 गैस निकल जाती है और सोडियम इथोक्साइड जैसे कंपाउंड बन जाते हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पैदा कर देता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड और हॉट H2SO4 की प्रेजेंस में। कंसंट्रेटेड और हॉट H2SO4 के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवा दी जाए तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है, अल्कीन या अल्काइन पैदा करने लगता है। कैसे, देखिए जरा, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, रिएक्शन to give unsaturated hydrocarbon unsaturated hydrocarbon when
हीटिंग इन presence of hot and concentrated सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हॉट और कंसनट्रेटेड H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड कहने की बात है, डाल दिया जाए तो ये क्या दे देता है, अल्कीन या अल्काइन दे देता है, अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देता है। कैसे सर, थोड़ा रिएक्शन समझाओ। और इसमें टेम्परेचर याद रख लेना 443 केल्विन पे ऐसा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर ये याद रखने लायक है एक ही, नहीं तो मैं याद नहीं करवाता कभी भी, टेम्परेचर या डाटा याद नहीं करवाता कोई भी, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन होती है हिस्से पे। तो देखिए जैसे ये रिएक्शन है इथेनॉल ले हो, तुम इथेनॉल ले आए सर, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी हॉट एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब क्या होगा देखना, यहाँ ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में वाटर निकलेगा, क्या बन गई रे, इथीन बन गई, अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन गया। और किससे, इथेनॉल से। सर ये ऐसा क्यों हुआ देख लो, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्या हो गया यहाँ पे। देखो मैं थोड़ा सा ढंग से अगर इसको छापूँ तो ऐसे छाप लेता हूँ, 3 हाइड्रोजन है पहले कार्बन पे, दूसरे पे 2 तो हाइड्रोजन है और 1 OH है, मैं उस OH को इस साइड लगा लेता हूँ, ठीक है, OH को इस साइड लगा दी, बात तो वही 4 बॉन्ड ही पूरे करने, OH इस साइड लगाने की जगह इस साइड, और फिर रिएक्शन करवाई इनकी प्रेजेंस में हो हॉट और कंसनट्रेटेड H2SO4। यहाँ क्या होता है पता है, एक कार्बन का तो H और एक का OH यहाँ से निकल के भाग जाते हैं, और जो ये बॉन्ड होता है ये यहाँ गिर जाता है, OH माइनस H प्लस, तो ये बॉन्ड इधर गिर गया, OH अपना बॉन्ड लेके ही भाग जाता माइनस, तो H प्लस और OH माइनस साइड में क्या बना देते हैं, आओ बॉन्ड बनाए, दोनों बैठ के इकट्ठे वाटर बना लेते हैं, और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। क्या हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन तो रहेगी इनके पास, और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो ऐसा हो जाता है, और प्लस में वाटर निकल के भाग जाता है, ये है। तो सर H2SO4 क्या यहाँ एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट कह दूँ या डिहाइड्रेशन कराने वाला एजेंट कह दूँ, डिहाइड्रेशन करवा दिया ना, यहाँ पे क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया सर, क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर रिमूव होने, डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूव वाटर, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, डी मतलब रिमूवल, ठीक है सर। ऐसा क्या H2SO4 की कुछ खास बात है, H2SO4 की 3 खास बात है, ये सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है एक बात, दूसरा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और तीसरी इसकी अच्छी बात ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये 3 बातें कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के लिए ये 3 बातें याद रखें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छा एसिड है, 3 बातें। तो लिख देता हूँ मैं कंसंट्रेटेड के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ एक साइड में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के लिए ये 4 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहली 3 बातें सॉरी, पहली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिख लेना भाई, नोट कर लेना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा ए गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को रिमूव करने वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया। और थर्ड गुड एसिड है, गुड या फिर स्ट्रॉन्ग कह लो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी है कंसंट्रेटेड H2SO4 की, डाइल्यूट की नहीं। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ये ऑक्सीडेशन होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एसिटिक एसिड बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। और ये हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अल्कीन या अल्काइन बना लेता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना लेता है। अब ये तो सर इसकी होगी कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और ये होगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, और इसकी बातें होगी। अब इसके यूजेस क्या हैं सर, यूजेस ऑफ इथेनॉल पे आ जाओ। अब इसके यूजेस और फिर इसके हार्मफुल इफेक्ट, और इस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली इसकी, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। अब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब यूजेस की बात करते हैं। इथेनॉल के क्या यूज है सर, इथेनॉल तो नुकसान ही करती है, फायदा थोड़ी ना करती है। अरे बहुत फायदे हैं, हमें पीने में थोड़ी ना यूज होती है, बस पी लिया और पड़े रहे, ऐसे थोड़े ना, सिर्फ बहुत सारे यूज भी तो हैं इसके। जैसे इंडस्ट्री में इससे पेंट बनाए जाते हैं, परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, डाइज बनाई जाती है, बहुत सारे यूज हैं इसके भाई, ठीक है। स्टरलाइजेशन में यूज होता है। तो देखो भाई यूजेस पे आते हैं, अब क्या करेंगे, अब यूजेस ऑफ इथेनॉल।
तो हेडिंग डाल दी जाए यूजेज ऑफ इथेनॉल। हेडिंग क्या है? यूजेज ऑफ इथेनॉल। देखिए सर, फर्स्ट यूज बता रहे हो, आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, पेंट्स हो गए, मेडिसिन होगी, मेडिसिन्स, डाइज होगी, परफ्यूम हो गए, परफ्यूम्स, सोप होगी, एंड सिंथेटिक रबड़, एंड सिंथेटिक रबर। तो पहला यूज सभी को याद हो गया भाई, मैन्युफैक्चरिंग में पेंट बनाए जाते हैं, मेडिसिन बनाए जाते हैं, डाई बनाए जाते हैं, परफ्यूम बनाए जाते हैं, सोप बनाए जाते हैं और सिंथेटिक रबर बनाए जाते हैं। सेकंड यूज देख लो अब इसका, इथेनॉल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है बीवरेज इंडस्ट्री के लिए, जो पीने वाली अल्कोहल है इथेनॉल, उसका यही सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। और उसमें विस्की, ब्रांडी, रम, बियर, वाइन ये सब आती हैं। तो देख लो, इथेनॉल इज ए एक्टिव ingredient of beverage like wine, whiskey, brandy, beer, rum, एक्सेट्रा। ठीक है भाई, इनके लिए ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। सर किस में कितनी % अल्कोहल होती है? तो देख ले, वाइन में देख, सबसे पहले वाइन में होती है 10 से 20% इथेनॉल। ठीक है सर, वाइन के बाद और बताओ, बियर में बता दो। चलो, बियर में देखो 6 से 8% अल्कोहल मिलती है भाई, इथेनॉल मिलती है। बियर के बाद बता देते हैं विस्की की। विस्की में अच्छी खासी होती है अल्कोहल की मात्रा, 45 से 50% के करीब इथेनॉल होती है। विस्की के बाद रम की बात कर लें, रम में भी अच्छी खासी है, 35 to 54 तक हो सकती है, वो अलग अलग ब्रांड पे डिपेंड करता है कौन सी ब्रांड आप ले रहे हो। ब्रांडी में अच्छी मात्रा होती है, 35 to 60% तक इथेनॉल मिल सकती है। अरे ठीक है, ये हो गया। सर क्या और भी यूज है? हाँ, इथेनॉल को कोई वाउंड हो जाएगा, हो जाए उस पर स्टेलाइज, उस पर एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किया जा सकता है। डिटोल हो गया हमारे, उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है। कफ सिरप होगी, उसमें भी अल्कोहल की मात्रा है। मेडिसिन में भी इसका यूज हो रहा है, तो ये भी लिख देते हैं सारे यूज। तो लिखो थर्ड यूज, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक टू sterilizes wounds and syringes, जो syringes होते हैं उनको स्टेलाइज करने में यूज होता है। फोर्थ यूज देखो, अभी बताया मैंने, इट इज यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन रेडिएटर ऑफ व्हीकल्स कह दो, कार कह दो, मोटरसाइकिल कह दो, व्हीकल्स, रेडिएटर ऑफ द व्हीकल्स इन कोल्ड कंट्रीज, इन कोल्ड कंट्री में ठंडे पड़ जाते हैं ना गाड़ियाँ, तो उनके अंदर इसका एज ए एंटी फ्रीजिंग, उनको फ्रीज नहीं होने देता, उसमें यूज किया जाता है। ठीक है सर, फिफ्थ यूज देख लो इसका, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, सुना है किसी ने? टिंक्चर ऑफ आयोडीन एंड कफ सिरप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी लिख सकते हो। तो देखना भैया, इसके बहुत सारे यूज हो गए हमारे सामने। अब कितने यूज हो गए देखना, अल्कोहल के क्या क्या यूज हो गए। मैन्युफैक्चरिंग, पेंट, मेडिसिन, डाई, परफ्यूम एक्सेट्रा एक्स्ट्रा, सिंथेटिक रबड़ इनमें बनाने में यूज होता है सर। बीवरेज जो पीने वाली इंडस्ट्री, उसमें वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, बियर, इनमें सब में यूज होता है सर। कितनी कितनी % मात्रा होती है। एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है, वाउंड और सिरिंजेस को स्टेलाइज करने में भी यूज किया जाता है।
एंटी फ्रीजिंग एजेंट, ये इंपॉर्टेंट है सर। एंटी फ्रीजिंग एजेंट का मतलब होता है जो गाड़ियाँ होती है कोल्ड कंट्रीज में वो ठंडी पड़ जाती है, वो स्टार्ट नहीं होती, स्टार्ट ना हो तो दिक्कत होने लगती है, इसलिए उसमें अल्कोहल की मात्रा डाल दी जाती है जिससे कि वो एंटी फ्रीज होकर वो जमती नहीं और वो उनको व्हीकल्स को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज यूज्ड मेडिसिन सच एज द टिंचर ऑफ आयोडीन। ये टिंचर ऑफ आयोडीन थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मैं बता देता हूँ। टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब होता है 1% अल्कोहल इन आयोडीन में मिला दी जाती है, उसको टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। और ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, घाव वाउंड आदि को बचा के रखने में यूज होता है, एज ए डिटोल है जैसे वैसे यूज हो जाता है ये। ठीक है सर, ये हो गया। अब अल्कोहल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें उनको और पढ़ लेना चाहिए। जैसे एक तो टिंचर ऑफ आयोडीन हो गया, डीनेचर्ड अल्कोहल हो गया, रेक्टिफाइड स्पिरिट हो गया, एब्सोल्यूट अल्कोहल हो गया। ये चार कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, 3-4, इनको हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहली टर्म आ रही है तुम्हारे सामने टिंचर ऑफ आयोडीन। सबसे पहली क्या आ रही है? टिंचर ऑफ आयोडीन। सबसे पहले टर्म्स रिलेटेड टू अल्कोहल। अल्कोहल से रिलेटेड टर्म्स क्या क्या हैं? उनमें सबसे पहली है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन टिंचर का मतलब सर, अगर 1% अल्कोहल में आयोडीन मिलाया जाए तो वो एज एंटीसेप्टिक यूज होता है, उसको टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। 1% अल्कोहल mixed with iodine is known as tincture of iodine. It is used as एंटीसेप्टिक्स की तरह इसका यूज किया जाता है। दूसरा क्या है? दूसरी है सर एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये क्या था? एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब था 100% प्योर इथेनॉल को कहा जाता है। 100% प्योर अगर इथेनॉल है तो उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। 100% प्योर इथेनॉल इज नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, और भी कोई टर्म है सर? हाँ है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहा जाता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट 5% अगर वाटर डाल दिया जाए इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल कंटेन्स 5% वाटर, देन इज नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। इथेनॉल कंटेन्स 5% वाटर, देन इट इज नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं इसको। अब फोर्थ जो टर्म है वो डीनेचर्ड अल्कोहल है। क्या है? फोर्थ जो टर्म है वो क्या है? डीनेचर्ड अल्कोहल। फोर्थ इंपॉर्टेंट है, डीनेचर्ड अल्कोहल। ये क्या होता है सर? डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब होता है वो अल्कोहल टू प्रिवेंट द ड्रिंकिंग। देखो, अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पज से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुत सी बार इसमें कुछ अलग सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं जो कि थोड़े पॉइजनस होते हैं, जैसे कि मिथेनॉल को इसमें ऐड कर दिया जाए। अब वो पीने लायक नहीं रही, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, उसको अनफिट बना दिया जाए ड्रिंकिंग के लिए, उसी को डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। इसमें बहुत सी बार मिथेनॉल यूज किया जाता है और बहुत सी बार डाइज यूज की जाती है, जिससे इसका ब्लू कलर हो जाता है, और ब्लू कलर से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये पॉइजनस है, इसका यूज ड्रिंकिंग में यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं ये लिखने जा रहा हूं डीनेचर्ड अल्कोहल टू प्रिवेंट द मिसयूज, टू prevent the misuse of alcohol, we add some poison substances like मिथेनॉल। सबसे इंपॉर्टेंट है मिथेनॉल।
मिथेनॉल, मिथेनॉल मिला दिया जाता है। अब मिथेनॉल क्या करता है भाई, मिथेनॉल इसमें मिलने के बाद क्या होता है, इसको अनफिट बना देता है। मिथेनॉल, मिथेनॉल एडेड इन इथेनॉल, देन इथेनॉल बिकम अनफिट, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अब अनफिट होगी, अगर किसी इंसान ने गलती से इस अल्कोहल को पी लिया जिसमें मिथेनॉल मिली हुई है, तो वो उसके ऑप्टिक नर्व पे जाके, ऑप्टिक नर्व पे अफेक्ट करेगी ब्रेन के अंदर, और ऑप्टिक नर्व का काम है देखने से रिलेटेड, तो वो ब्लाइंड हो जाएगा, ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है, अंधा कर देगी इंसान को, और ज़्यादा मात्रा में ले ली गई तो अंधा करके मार देगी उसको, डेथ कॉज कर देगी उसकी, ठीक है। इफ इनटेक ऑफ दैट मिक्स्ड अल्कोहल then person become blind, अंधा हो सकता है, और ज़्यादा मात्रा में ले ली जाए तो इसकी डेथ तक कॉज कर सकती है। और इस तरह की अल्कोहल जो कि अनफिट हो ड्रिंकिंग के लिए और उसके मिसयूज से प्रिवेंट करने के लिए उसमें ये पॉइजनस सब्सटेंस मिला दी जाए, उसी को डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। दिस टाइप ऑफ अल्कोहल इज नोन एज डीनेचर्ड अल्कोहल, इसी को क्या कहते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल। इसमें हमेशा यही चीज़ नहीं मिलाई जाती, इसमें एक और बात लिख लें, some dyes are also added in ethanol and its color become blue so that it easily identified ताकि इसको आसानी से पहचाना जा सके ये डीनेचर्ड अल्कोहल है, ये ब्लू हो चुकी है, ये डीनेचर्ड है, इसमें कोई डाई या कुछ मिलावट है, इसको ड्रिंक नहीं करना है, इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लो, ब्लू कलर पड़ चुका है, ये पीने लायक नहीं है, डीनेचर्ड अल्कोहल है। अरे ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखें, एक तो टिंचर ऑफ आयोडीन, एब्सोल्यूट अल्कोहल, रेक्टिफाइड अल्कोहल या स्प्रिट, और डीनेचर्ड अल्कोहल, ये 4 टर्म इंपॉर्टेंट है अल्कोहल से रिलेटेड, इथेनॉल में ये भी पढ़ाई जाती हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट द लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स को अल्कोहल कैसे अफेक्ट कर रही है भाई, ह्यूमन अगर वो ड्रिंकिंग करता है तो उसको कैसे कैसे नुकसान दे रही है। एक तो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करती है तुरंत, तो उसको समझने में, डिसीजन लेने में, जजमेंट करने में प्रॉब्लम आने लगती है एक तो, और बहुत हर रोज यूज कर रहा है, इंटेक कर रहा है, लार्ज अमाउंट में ले रहा है, मानता ही नहीं है, तो उसका लीवर डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका लीवर डैमेज होने लगेगा भाई, ठीक है। तो इस तरह की, और कोऑर्डिनेशन तो उसका रहेगा ही नहीं, चलने में चाल बिगड़ जाएगी, इधर उधर चलेगा, किसी के घर के सामने जाके उसमें ताकत का फील होने लगेगी, उसको लगेगा मैं सबसे तगड़ा हूँ, और घर पे जाके कहेगा आजा बाहर आजा, मैं तेरे को देखता हूँ, ऐसा करने लगेगा, क्योंकि उसने अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा इंटेक्ट कर ली है, उस वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है, ठीक है। तो अब यही कुछ बातें करने वाले हैं हम, जो अफेक्ट कैसे करती है लिविंग बींग्स को। तो क्वेश्चन है हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट द लिविंग बींग्स, हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट द लिविंग बींग्स। फिर इसके हार्मफुल इफेक्ट भी देख लेंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन है हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बींग्स। कैसे अफेक्ट करती है, तो देखिए भाई लिविंग बींग्स को कैसे अफेक्ट करती है। व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल, व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल consumed, then it affect nervous system, nervous system, mainly CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगी। सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। सो पर्सन
loses their body coordination, body coordination, वो अपने बॉडी के कोऑर्डिनेशन भूल जाएगा, चलने का, बोलने का, सब कोऑर्डिनेशन लूज हो जाएंगे। और अल्कोहल ऑल्सो स्लो डाउन बॉडी मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या था? मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में किसी भी सेल से बनी होती है बॉडी, और सेल में होने वाली जितनी भी ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इनसाइड द सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है वो सारी क्या होने लगेगी रे? स्लो डाउन होने लगेगी। उसकी रिएक्शंस धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? स्लो डाउन हो जाएंगी, उसका कोऑर्डिनेशन टूट जाएगा और एट लास्ट वो क्या हो जाएगा? स्टूपर होकर रह जाएगा। ठीक है। और पर्सन फील रिलैक्स्ड, उसको झूठा ही रिलैक्स्ड फील हो रहा है, जैसे कि उसने बहुत अच्छा कर दिया है, पर विदाउट रियलाइजिंग एनी जजमेंट। रिलैक्स्ड विदाउट रियलाइजिंग एनी जजमेंट, बिना किसी जजमेंट के वो रिलैक्स फील कर रहा है। सेंस ऑफ टाइमिंग भी नहीं है, सेंस ऑफ मेमोरी भी नहीं है, उसको कोई सेंस नहीं है, और उसके धीरे धीरे उसको अफेक्ट कर रही है। और लॉन्ग टाइम क्रोनिक यूज हो जाए ना, लॉन्ग टाइम यूज ऑफ अल्कोहल इन लार्ज अमाउंट कैन डैमेज लीवर, वो लीवर को डैमेज करते हैं ह्यूमन के लीवर को, और लीवर खराब हो गया तो फिर तो बॉडी खराब हो गई यार, वो काम करने लायक ही नहीं रहा। अरे समझ में आया? तो ये कुछ बातें जो कि लिविंग बींग्स को अफेक्ट करती हैं, याद रखें। उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करती है, उसके कोऑर्डिनेशन टूट जाते हैं, चलने का, बोलने का, सब कोऑर्डिनेशन खराब हो जाते हैं, बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, सारी रिएक्शन स्लो हो जाती है, वो जजमेंट नहीं कर पाता, और लार्ज अमाउंट में इंटेक किया जाए, लीवर डैमेज हो जाएगा। एट लास्ट इट मे कॉज डेथ, और एट लास्ट ये डेथ तक कोज कर सकती है किसी भी ह्यूमन की। अल्कोहल अगर रेगुलर यूज होता रहे, वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है अगर लार्ज अमाउंट में ले ली जाए तो। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अल्कोहल के बारे में है। अब हम मिथेनॉल, सर इथेनॉल के बारे में तो बहुत सारी नॉलेज दे दी गई है, इसके हार्मफुल इफेक्ट और बता दो। इसके हार्मफुल इफेक्ट देख लो, हार्मफुल इफेक्ट्स। वैसे तो ये भी हार्मफुल इफेक्ट ही है, फिर अलग से भी पढ़ लो हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इथेनॉल, ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल्स को पीने के हार्मफुल। एक तो एडिक्शन हो जाता है भाई, पहला इट मे कॉजेज एडिक्शन बिकॉज इट मिक्सड विद ब्लड, क्योंकि ये ब्लड में जाके घुलती है, इसलिए इसकी एडिक्शन, इसकी लत पड़ सकती है इंसान को। दूसरा इट कैन डैमेज लीवर इफ रेगुलर यूज्ड इन लार्ज अमाउंट में रेगुलर यूज होता रहे तो ये लीवर को भी डैमेज कर सकती है। और थर्ड, इथेनॉल मिक्स्ड विद मिथेनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस, अंधा कर देती है इंसान को अगर ये उसमें मिली हो। और इसको हम मिक्स हो जाए, इन दोनों को क्या कहते हैं? डीनेचर्ड अल्कोहल, इसको डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। फोर्थ, ये अनकॉन्शियस कर सकती है। हायर कंजप्शन लीड्स टू लॉस ऑफ बॉडी कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कॉन्शियसनेस, खो देता है इंसान, बेहोश होने लगता है। फिफ्थ,
इट मे कॉजेज डेथ, और ये डेथ तक कॉज कर सकती है। ये सारे इसके ड्रिंकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। एडिक्शन हो जाता है, लत पड़ने लगती है, लीवर को खराब कर देती है लार्ज अमाउंट में ली जाए, इथेनॉल मिथेनॉल के साथ मिक्स होकर ब्लाइंडनेस कॉज कर देती है, और ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो वहीं डेथ कर देती है। हायर कंजप्शन, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कॉन्शियसनेस, बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, और एट लास्ट ये डेथ तक कॉज कर सकती है। ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ठीक है सर, ये बात पता चल गई मेरे को इथेनॉल के बारे में। एक मिथेनॉल शब्द भी यूज हुआ है सर, मिथेनॉल के बारे में थोड़ा सा बता दो, उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे कैसे क्या काम कर सकती है, मिथेनॉल का भी कोई है क्या कोई रोल, तो देख लो भी मिथेनॉल के बारे में भी 2-4 बातें जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सिलेबस में है वो भी बता देता हूँ। मिथ मतलब सिंगल बॉन्ड, मिथ मतलब एक कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओल मतलब OH। तो मिथेनॉल के बारे में थोड़ी सी बातें हो जाए तो प्योर मिथेनॉल की बातें बता रहा हूँ, मिक्सिंग की नहीं, मिथेनॉल चल रही है प्योर मिथेनॉल। देखना मैं, मिथ मतलब होता है सर, मिथ मतलब है 1 कार्बन, एन मतलब है सिंगल बॉन्ड, और ओल मतलब है सर OH। तो इन सबको जोड़ो, एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, और OH जुड़ा है, तो ये बन गया सर मिथेनॉल, CH3OH मिथेनॉल। और इसका इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि CH3 को मिथाइल कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल भी क्या है। इसकी अगर थोड़ी सी भी मात्रा, मिथेनॉल प्योर मिथेनॉल की बात कर रहा हूँ, इथेनॉल मिक्सिंग की नहीं, अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा ले ली जाए, इनटेक कर ली जाए, बॉडी में चली जाए, तो डेथ कॉज कर सकती है इंसान की। तो लिखें, इनटेक ऑफ इन वेरी स्मॉल अमाउंट, इनटेक ऑफ मिथेनॉल इन वेरी स्मॉल अमाउंट, very small amount may cause this death, ये डेथ कॉज कर सकती है। और मिथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर मिथेनॉल बनाती है लीवर के अंदर, मिथेनॉल ऑक्सीडाइज्ड इन लीवर एंड बिकम मीथेन एल्डिहाइड आ गया। देखो मिथेनॉल ये थी CH3OH, लीवर के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ इसका लीवर में, और ये क्या बन गई देखना, HCHO। ये मिथेनॉल थी, मीथेन ओल थी, और ये मीथेन अल बन गया, मीथेन अल। और ये मिथेनॉल बहुत ही हार्मफुल है बॉडी के लिए। सेल जो अपनी सेल बनी हुई है ना उनको मार देता है। क्या करता है, मिथेनॉल के बारे में, अब इसके बारे में बता रहा हूँ। मिथेनॉल इजीली रिएक्ट विद सेल्स एंड coagulate the protoplasm of cell, just like coagulation of egg during cooking। जैसे अंडा उबलता है ना, ऐसे हमारी सेल को उबाल के उसके अंदर के प्रोटोप्लाज्म को जमा के रख देता है, कोएगुलेशन कर देता है, खराब कर देता है, सेल को मार देता है। मिथेनॉल इतना खतरनाक है। हमारी सेल अंदर बेचारी के फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दोनों को ही खत्म डैमेज कर देता है, सेल ही मर जाती है। इतना हार्मफुल है मिथेनॉल। और मिथेनॉल लीवर के अंदर बनेगा ही बनेगा। मिथेनॉल लोगे तो मिथेनॉल कन्वर्ट होगी मिथेनॉल में, और मिथेनॉल ये हरकत करेगा बॉडी में, सेल को मार देगा। सेल मरने लगेगी तो इंसान भी मरने लगेगा, धीरे धीरे नुकसान होता चला जाएगा बॉडी में, पता ही नहीं चलेगा उसको, धीरे धीरे डेथ हो रही। मीठा जहर है यार, ये तो बहुत ही खतरनाक अल्कोहल। तो आगे बढ़ते हैं। अब सर ये कोगुलेशन हो गया, ये हो गया, डैमेज कर दिया प्रोटोप्लाज्म को, कुक कर दिया। अब सर और देखो, मिथेनॉल अफेक्ट ऑप्टिक नर्व एंड कोज ब्लाइंडनेस। एक ही होगा।
मिथेनॉल का डीनेचरेशन टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ इथेनॉल, it is mixed with इथेनॉल, इथेनॉल में मिला दिया जाता ताकि उसका मिसयूज ना हो, और इसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल। और इसके बारे में चर्चाएं हो चुकी डीनेचर्ड अल्कोहल के बारे में। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमने मिथेनॉल के बारे में पढ़ लिया, इथेनॉल के बारे में पढ़ लिया, इथेनॉल के यूज पढ़ लिया, डिसयूज पढ़ लिया, हार्मफुल इफेक्ट पढ़ लिया, सब कुछ, उसके रिएक्शंस, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी सब कंप्लीट होता है। इथेनॉल कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड भी कहते हैं, उसके बारे में जल्दी से इसको नोट करो, फिर वो लिखते हैं। ये लिख लिया तो अब इसको रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की। किसकी बातें करते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? ये इथेनोइक एसिड एक ही बात है, दोनों का फॉर्मूला आता है CH3COOH, CH3COOH। इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा जाएगा, इसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ी जाएंगी। देखिए अभी इथेनोइक एसिड देखते हैं हम, तो इसको रफ कर दें फिर देखते हैं इथेनोइक एसिड। तो स्टार्ट करें, तो लिखें अभी इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम इसका होता है एसिटिक एसिड। कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। तो देखिए भाई स्टार्ट करते हैं। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड और ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इथेनोइक एसिड को समझाना। इथ मतलब है 2 कार्बन से बना है। एन मतलब है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। और ओइक एसिड का मतलब क्या है? यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर है, इसमें क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड है। ठीक है सर। तो देखिए सर 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन बना लो सर, 1 2, और 1 कार्बन को तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, 1 नंबर इसको मिल जाएगा, और इसके 3 हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। तो यही फार्मूला है सर इथेनोइक एसिड का। ठीक है, और इसका कॉमन नेम है, ये तो हो गया फार्मूला किसका? इथेनोइक एसिड का। अब सर इसका कॉमन नेम भी होता है, हाँ कॉमन नेम लिखो, कॉमन नेम एसिटिक एसिड भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है रे? एसिटिक एसिड। और सुनो 5 से 8% एसिटिक एसिड को विनेगर कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 से 8% अगर वाटर की मात्रा हो, 5 to 8%, ये लिख लें पॉइंट, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये हो गया 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर is known as vinegar। क्या कहा जाता है? विनेगर कहा जाता है। विनेगर का यूज क्या सर? प्रिजर्वेशन में, जैसे अचार बनाया जाता है या सॉसेज होती हैं, इनको प्रिजर्व करने में, और भी आर्टिकल हैं जो फूड आर्टिकल, उनको प्रिजर्व करने में, बचा के रखने में यूज किया जाता है सर विनेगर। तो देखना भाई नेक्स्ट पॉइंट लिख दें, विनेगर is used to preservation of food like क्या क्या हो सकते हैं? सॉसेज हो सकती हैं, और क्या हो सकता है? पिकल हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी फूड हो सकते हैं। सॉसेज हो सकते हैं, पिकल हो सकता है, और भी जो खराब होने वाले आर्टिकल हैं उनको बचाने के लिए विनेगर का यूज किया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 290 मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड, ये याद रखने लायक है। 290 केल्विन होता है, 290 केल्विन होता है, तो ये जल्दी जम जाता है। क्या हो जाता है? जल्दी जम जाए। और कोल्ड क्लाइमेटिक कंट्रीज हैं उनमें ये जल्दी जमेगा विनेगर या फिर ये एसिटिक एसिड जल्दी जमेगा। तो इसका एक और नाम पड़ गया ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या नाम पड़ गया? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। हेंस 92 हेंस इट ऑफन फ्रीजेस इन विंटर
cold climate, so it is called as glacial acetic acid. It is called as glacial acetic acid. इसके दो नाम और हमें पता चल गए, एक तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और एक विनेगर। अगर इसका 5 to 8% सॉल्यूशन लिया गया हो तो विनेगर। इसके बारे में दो बातें और नहीं पता चल गई। ठीक है सर, क्या इसकी कोई, ये तो इसकी फिजिकल बातें होगी, अब इसकी कोई केमिकल रिएक्शंस भी, यहाँ रिएक्शन बात करते हैं अब। यहाँ पे इसकी पूरी रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है भाई, अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन, इथेनोइक एसिड कौन कौन सी रिएक्शन देता है, तो हम हेडिंग डाल देते हैं रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। सबसे पहली रिएक्शन का नाम है एस्ट्रिफिकेशन। सबसे पहली रिएक्शन का नाम क्या है, एस्ट्रिफिकेशन। ये क्या होता है सर, एस्टर का फॉर्मेशन एस्ट्रिफिकेशन कहलाता है। फिर एस्टर क्या होता है सर, समझाओ, अभी बताता हूँ। व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड देन फॉर्मेशन of ether take place. This reaction is known as एस्ट्रिफिकेशन। इस रिएक्शन को एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। देखना भाई क्या क्या है, अब मैंने क्या बोला है कैसे। जो एस्टर होता है ना, ये फ्रूटी स्मेल का होता है, बहुत अच्छी सुगंध आती है इसके अंदर, सुगंधित भी होते हैं कुछ कंपाउंड भाई केमिस्ट्री के अंदर, ये भी याद रखें। तो ये भी लिखवा देंगे, उससे पहले ये रिएक्शन जो लिखा है वो देख लो। कोई मान लो एसिटिक एसिड लिया हमने, एसिटिक एसिड 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड, प्लस में कोई अल्कोहल CH3CH2OH, इथेनॉल ले लिया। ये क्या है, इथेनोइक एसिड, और ये क्या है, इथेनॉल। दोनों को मिक्स कर दिया सर, अल्कोहल को मिक्स करने के बाद जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, देखना। जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, देखिए जरा। अब इसका तो OH और इसका H निकल जाएगा यहाँ से, और क्या बन जाएगा, एस्टर CH3COOCH2CH3, और इसको एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टर। एस्टर की फॉर्मेशन होगी, इसलिए इसको एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में जो एस्टर बनता है ना, ये एक बहुत ही अच्छी फ्रूटी स्मेल देता है, प्लीजेंट फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड। ठीक है, अच्छी सुगंध आती है। ठीक है सर, इसको थोड़ा समझाओ, ये बना कैसे, देखो इधर समझते हैं इसको। एसिटिक एसिड को ऐसे लिख लो, CH3COOH लिख लिया, प्लस में इसको पलट के लिख दे OH CH2CH3। ठीक है भाई, अब देख, इसका तो OH और इसका H निकल जाएंगे यहाँ से, वाटर रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, वाटर रिमूव हो जाएगा, -H2 हो जाएगा, और वाटर रिमूव होने से या +H2 भी लिखी दो, +H2, तो वाटर निकल गया। अब बच गया वो, उनको जोड़ दो, बाकी जो बचा है उनको जोड़ दो। एक तो CH3 ये रहा, एक C डबल बॉन्ड O, ये तो निकल गया, ये O आ गया, फिर ये CH2 आ गया, और ये CH3। इसी को तो एस्टर कह रहे हैं हम, इथाइल इथेनोएट। तो इस तरह से फॉर्मेशन होती है, वाटर का रिमूवल होके और एस्टर बन जाता है। इसी को एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड और अल्कोहल मिलके, एसिटिक एसिड और इथेनॉल मिलके ये रिएक्शन देते हैं, एस्टर बनती है। इस फार्मूले को एस्टर का फार्मूला कहते हैं। ठीक है जी, अब और भी रिएक्शन देता है। हाँ, दूसरी रिएक्शन देख लो, सोपनिफिकेशन रिएक्शन देता है। सोपनिफिकेशन रिएक्शन देख लो भाई, सोपनिफिकेशन रिएक्शन, ये क्या होती है, सोप की फॉर्मेशन वाली रिएक्शन। सोप की फॉर्मेशन होती है सर, हाँ यही देता है वो भी रिएक्शन। देखो, इसको प्रिपरेशन ऑफ सोप भी कह सकते हैं हम। इसमें होता क्या है देख लीजिए, जो एस्टर बना था ना, उसकी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। जो एस्टर बना है हमारे पास, व्हेन एस्टर रिएक्ट्स विद बेस, बेस जैसे कि NaOH एक बेस है, देन
फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट, दिस रिएक्शन इज द प्रिपरेशन of soap, so it is called as saponification reaction, इसीलिए इसको कहा जाता है। देखिए क्या होता है, जो एस्टर बना उसका फॉर्मूला अभी भी हमने देख ही लिया, देख लो, लिख लो, CH3CO CH2 CH3, ठीक है सर। और ये एस्टर है और इसकी रिएक्शन बेस के साथ करवा देंगे, बेस NaOH एक बेस है, ठीक है सर, करवा दी। तो क्या बनने वाला है, देखो यहाँ क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, इसको तो इसका ये यहाँ से नहीं ऐसे टूटेगा, सॉरी यहाँ से टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। और इसमें प्लस Na पे आता है और OH पे क्या आता है, माइनस। तो अब प्लस वाले को माइनस दे दो, माइनस वाले को प्लस दे दो, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब O माइनस के पास तो Na प्लस आ जाएगा और इसके पास OH प्लस वाले के पास माइनस आ जाएगा। तो देखना CH3CO O माइनस है, इसके पास Na प्लस आ जाएगा, सोडियम इथेनोएट बन गया प्लस में। अब इसको OH मिल जाएगा इतने को, CH3 CH2OH, ये अल्कोहल बन गया। तो ये क्या बन गया, सोडियम इथेनोएट प्लस ये बन गई इथेनॉल, ठीक है। और ये एक सोप में इंग्रेडिएंट है, सोप बनाने में यूज होगा। ये लंबी चेन होगी, कार्बन 17 15 ऐसे होंगे और इसके साथ है सोप बनाने में ये यूज किया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ सोप भी इस रिएक्शन को कहा जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सोप भी कहते हैं इसको। दिस रिएक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ सोप, सोप की प्रिपरेशन भी कहा जाता है। अब रिएक्शन ये होगी सर, ये समझ में आ गया मेरे को, बेस के साथ रिएक्शन करा दे तो ये बना देता है, ठीक है सर। और भी कोई केमिकल रिएक्शन देगा, हाँ और भी देगा, वो भी देख लो जल्दी जल्दी, वो क्या क्या रिएक्शन है। तो दो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई रहे, कौन कौन सी, एस्टरिफिकेशन और सोपनिफिकेशन। सर बेस के साथ रिएक्ट करता है डायरेक्ट एसिटिक एसिड, या तो एस्टर का बेस के साथ है सर, एसिटिक एसिड भी बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है। कैसे करता है देख लो सर, अभी देखना भाई, बेस के साथ रिएक्ट करता है। बेस में भी अलग अलग टाइप के बेसिस के साथ रिएक्ट करता है, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो देखो थर्ड रिएक्शन विद बेस में मेनली NaOH का ही यूज कर रहा हूँ इस अपने सिलेबस में। देखना एसिटिक एसिड की रिएक्शन है ना, एसिटिक एसिड ये ले आए, एसिटिक एसिड, ठीक है जी। इसकी रिएक्शन बेस के साथ NaOH के साथ करवा दी। ये एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड एक ही बात है, इथेनोइक एसिड लिख लो, एसिड है और ये बेस है। और एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं रे, एसिड और बेस जब भी मिलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सोल्ट बनेगा। तो क्या बनाएगा, सोल्ट। तो सोल्ट क्या बनेगा देखना, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस वाले को प्लस, प्लस वाले को माइनस दे दो, क्या दिक्कत है। तो बन जाएगा CH3CO माइनस Na प्लस, सोडियम इथेनोएट प्लस में वाटर, OH और H मिलके क्या बना लेंगे, H2O। तो ये बन गया सोडियम इथेनोएट प्लस में वाटर, ठीक है सर। ऐसी रिएक्शन होगी, हाँ। तो ये क्या है, एक सोल्ट, क्या बन गया है, सोल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो हम कह सकते हैं व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड react with base, then formation of salt, formation of sodium इथेनोएट salt with water, वाटर के साथ एक सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है सर। और भी रिएक्शन है, हाँ और भी है, वो भी देख लो। रिएक्शन विद, फोर्थ इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, रिएक्शन विद Na2CO3 एंड
NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शंस देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या क्या देता है, एक तो सोडियम इथेनॉएट तो देता ही देता है, प्लस में CO2 देगा और प्लस में वाटर देगा, बैलेंसिंग कर लेना। तो देखना, व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 and sodium bicarbonate NaHCO3, then formation of sodium ethanoate salt, carbon dioxide and water take place, and water। देखना ये क्या क्या रिएक्शन है वो देख लो जल्दी से। जो रिएक्शन है वो ये है, जो हमारा क्या था, एसिटिक एसिड है ना, इथेनोइक एसिड CH3COOH की रिएक्शन Na2CO3 के साथ मैंने करवा दी, हिट कर दिया। तो इस दौरान ये Na प्लस होगा, इसके साथ आ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3COO माइनस Na प्लस, प्लस में कुछ H2O वाटर मॉलिक्यूल, प्लस में CO2 गैस निकल के उड़ जाएगी। ठीक है सर, बैलेंस हम बाद में कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। एसिटिक एसिड की रिएक्शन अब किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3, तो भी सेम प्रोडक्ट बनेंगे। हाँ, बैलेंसिंग में फ़र्क हो सकता है पर प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं होने वाला। प्लस में H2O प्लस में CO2 ये बनेंगी और ये निकल जाएगी CO2। तो इस तरह से हमने पूरा एसिटिक एसिड की या इथेनोइक एसिड की केमिकल रिएक्शन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी नॉलेज गेन कर ली है। और ये केमिकल रिएक्शन देता है और कैसे कैसे देता है मैंने पूरा डिटेल तुम्हें समझा दिया है। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको अब रफ कर देते हैं और आगे पढ़ते हैं सोप और डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसको रफ करके सोप और डिटर्जेंट के बारे में देखिए। सोप जो है वो किससे कैसे बनी है, सोपनिफिकेशन रिएक्शन। सोपनिफिकेशन रिएक्शन हमने पढ़ रखी है, उससे ही सोप का फॉर्मेशन हुआ। सोप क्या होती है, सोडियम या पोटेशियम की कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट होते हैं, लंबी लंबी चेन के कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट होते हैं, सोडियम या पोटेशियम के साथ सोल्ट बनाए, उन्हीं को हम लंबी चेन को ही क्या कहते हैं, सोप कहते हैं। और डिटर्जेंट के अंदर सल्फोनिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फोनेट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सोप और फिर पढ़ेंगे डिटर्जेंट्स को। तो देखिए, सोप टॉपिक है, सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट्स में देखिए, सोप के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सोप है हमारी हेडिंग, तो लिखें ए सोप इज ए सोडियम Na एंड पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्ट्स, पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रैकेट में लिखें फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड हैविंग क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर, वाटर के अंदर ये क्लीनिंग प्रॉपर्टी देते हैं, क्लींजिंग प्रॉपर्टी देते हैं। ठीक है भाई। तो देखिए एग्जाम्पल दें इसके। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लंबी लंबी कार्बन की चेन होंगी, जैसे RCOO माइनस Na प्लस, ये हो गया लंबी कार्बन की चेन। R का मतलब यहाँ कोई भी कार्बन की लंबी चेन हो सकती है, यहाँ RCOO माइनस K प्लस भी हो सकता है। तो इसकी जो एग्जाम्पल है NCERT देती है, वो दोनों एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ तो एक तो है सोडियम स्टीरेट और एक है सोडियम पाल्मिटेट। एक तो है सोडियम स्टीरेट, जो फार्मूला होता है सोडियम स्टीरेट का वो होता है C17
H35 COONA। ठीक है भाई, ये कार्बन की लंबी चेन होती है, ऐसे होता है ये देखना, 17 कार्बन की चेन होती है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जैसे सी, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, CH3 CH2 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 ऐसे चलते रहो, 17 हो जाए जब रुक जाना। तो देखना कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और कर लो, 15 16 17, ठीक है 17 हो गए। और लास्ट में होता है COO Na+। ये इतनी लंबी चेन को हम क्या कहते हैं, सोडियम स्टीरेट का फार्मूला। पर इनको शॉर्ट में लिखने का एक तरीका बनाया हमने, जो कार्बन होती है उनको ऐसे ऐसे मोड से लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। अरे समझ में आया सभी को? और ऐसे ही बार बार इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम समझा देंगे। एक लंबी चेन होती है और लास्ट में एक हेड होता है, इसको टेल कहते हैं और इसको हेड कहते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल है सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट और उसका फार्मूला होता है C15H31 COO Na+। अरे ठीक है, ये लिख लो भाई, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले, सोडियम स्टीरेट और सोडियम पाल्मिटेट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये तो होगी सोप के बारे में बातें। अब सोप के बाद बात आती है डिटर्जेंट्स की, तो डिटर्जेंट पे भी कुछ बातें कर ली जाए। डिटर्जेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट को सोपलेस सोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोपलेस सोप या सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कहा जाता है। तो देखिए क्या होता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम के सोल्ट होते हैं सर, पर उसमें बेंजीन की लंबी चेन या कार्बन की लंबी चेन के साथ सल्फोनिक एसिड या सल्फोनेट्स, हाइड्रोजन सल्फोनेट्स मिलते हैं, नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन मिलती है लास्ट में। तो देखिए डिटर्जेंट पे चर्चाएं कर लेते हैं। सोप के नीचे डिटर्जेंट की बातें, डिटर्जेंट्स they are soapless soap और सिंथेटिक डिटर्जेंट भी कहते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स भी कहा जाता है। सिंथेटिक जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो सोडियम सोल्ट के ही लॉन्ग चेन होती है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड होती है। देखना, जो सिंथेटिक detergents are the sodium salt Na sodium salt of a long chain benzene सल्फोनिक एसिड, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स होते हैं। और भी कुछ बता सकते हो? हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं, सोडियम Na सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोजन लॉन्ग चेन अल्काइल अल्काइल मतलब लंबी कार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं यहाँ पे, C17H35 और SO3 सल्फेट Na, ये एग्जांपल है भाई डिटर्जेंट का। अरे समझ में आया क्या? लंबी लंबी चेन होती है पर उसमें सोडियम के सोल्ट तो होते हैं, लंबी चेन भी होती है, पर सल्फोनिक एसिड या सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, ये हो गया सोप और ये हो गया डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी काम कर सकते हैं। एक हार्ड वाटर वर्ड आएगा क्लींजिंग एक्शन में, मैं पढ़ाऊंगा। हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है? हार्ड वाटर का मतलब कोई बर्फ जमने वाला पानी नहीं होता। हार्ड वाटर का मतलब होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज होती है, उसके अंदर सोप काम नहीं करती, उसके स्कम्स बन जाते हैं, वो अपना क्लीनिंग एक्शन बढ़िया से नहीं दे पाती। पर डिटर्जेंट उसके पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हार्ड वाटर का, वो उसके अंदर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, जबकि सोप प्रेसिपिटेट बना के नीचे बैठने लगती है, उसको स्कम्स कहा जाता है। ठीक है, तो हार्ड वाटर में भी डिटर्जेंट कामयाब है परंतु सोप कामयाब नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अब इससे आगे, सोप और डिटर्जेंट की प्रिपरेशन की बातें करें
अगर प्रिपरेशन की बात करें तो सोपिनिफिकेशन रिएक्शन हमने पढ़ रखी है, उसी से होगी इसकी प्रिपरेशन। पर यहाँ लंबी लंबी कार्बन की चेन होगी, वहाँ छोटी छोटी चेन पढ़ी थी मैंने अब पीछे, अब बड़ी बड़ी चेन ले लेंगे तो वो सोपिनिफिकेशन रिएक्शन से ये समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो देखना भी, अब लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोप कैसे होती है, क्या रिएक्शन होती है देख लें। देखिए भाई, प्रिपरेशन ऑफ सोप, हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ सोप, सोप की प्रिपरेशन। तो हमें पता है कौन सी रिएक्शन थी, सोपनिफिकेशन रिएक्शन, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन थी सर, उसी से हुआ था। ठीक है, सोप कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, लिखें सोप कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग animal fat and vegetable oil, and vegetable oil। वेजिटेबल ऑयल और इसको दोनों को हीट करो विद कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ अगर इनको हीट किया जाए, एनिमल फैट को या फिर वेजिटेबल ऑयल को, फैट दोनों को रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, सोप बना लेंगे। कैसे देखना, द फैट एंड ऑयल रिएक्ट विद बेस, रिएक्ट विद बेस NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस सोप एंड ग्लिसरॉल। सोप और ग्लिसरॉल बना लेते हैं। कैसे देखिए भैया, रिएक्शन क्या कहती है, इधर देखेंगे सभी। मेरे पास मान लो फैट है या फिर ऑयल है। फैट और ऑयल को हम क्या कह सकते हैं, दोनों ही एस्टर हैं, एस्टर ही होते हैं इसके फार्मूले में। ठीक है सर, इनके साथ बेस NaOH की रिएक्शन करवा दी। क्या है ये, NaOH बेस है। तो हमें जो मिलने वाला वो क्या मिलने वाला है सर, सोप और डिटर्जेंट, सोप और ग्लिसरॉल। सोप मिलेगी एक तो, प्लस में ग्लिसरॉल मिलेगा, ऐसे ही बोल रहे हो आप। और सोप क्या होती है बताओ, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट है। तो अब ये रिएक्शन समझाओ सर, ऐसे लिख दिया है तो इस रिएक्शन को समझाया तो नहीं। देख लो अब ये रिएक्शन समझ लो भाई ढंग से रे। जो एस्टर या फैट का फॉर्मूला है वो ये होता है CH2O सही है, COR, कोई भी कार्बन की लंबी चेन, यहाँ 17 कार्बन 15 कार्बन ऐसे मिलेंगे, CHOCOR, यहाँ भी लंबी चेन मिलेगी। फिर होता है CH2OCOR, ये होता है भाई ऑयल या फैट या एस्टर का फॉर्मूला। ये हो गया एस्टर, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं इसको। प्लस में बेस 3 NaOH लेने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है सर, ये बेस आ गया प्लस में। तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनने वाला है, सोप बनेगी सर। सोप में क्या होगा, होने क्या वाला है देखना, ये यहाँ से टूटेंगे, ये यहाँ से ऐसे टूटेंगे, अलग पेन से दिखाते हैं, ये यहाँ से टूटेगा, इन पे तो प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है सर, और यहाँ इस पे Na पे प्लस और OH पे माइनस, 3 Na प्लस और 3 OH माइनस। प्लस वालों को तो माइनस के OH दे दो और इनको सबको Na दे दो, माइनस वालों को। क्या बनने वाला है वो देख लो, CH2 प्लस है तो OH माइनस इसके चिपक गया, CH प्लस है तो OH माइनस यहाँ चिपक गया, CH2 प्लस है तो OH माइनस यहाँ चिपक गया सर। और ये तीनों एक जैसे ही हैं, तो प्लस में देखना क्या बच गया, RCOO माइनस और Na प्लस यहाँ आके चिपक गया। पर ऐसे ऐसे कितने, 3 मॉलिक्यूल है सर, ऐसे ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 हैं। और इसको क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। इसको क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल का फार्मूला है ये ग्लिसरॉल, CH2OH CHOH CH2OH। और ये क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट बन गया। यही तो मैं बता रहा था तुम्हें, ऐसे ही बनेगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ सोप की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होती है सोप की, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ सोप, स्ट्रक्चर ऑफ
सोप। देखना सर स्ट्रक्चर क्या है सोप की, वो ये कहता है RCOO माइनस और Na प्लस, ये होता है। हाँ सर ये होता है। अब कार्बन की जो लंबी चेन है उसको ऐसे दिखा देते हैं सर, और लास्ट में COO माइनस और Na प्लस लिख देते हैं, ठीक है। जो ये पीछे ये हिस्सा है इसको कहते हैं टेल, इसको कहते हैं टेल। ये लॉन्ग टेल होती है और ये शॉर्ट हेड होता है। ये क्या होता है? शॉर्ट हेड, ठीक है सर। जो लॉन्ग टेल होती है ना, ये क्या होती है? वाटर रिपेलेंट होती है, वाटर रिपेलेंट, वाटर को रिपेल करती है। और ये वाटर लविंग होती है, ये वाटर लविंग होती है, ये वाटर को अट्रैक्ट करती है, ठीक है सर। और वाटर रिपेलेंट होता है या हाइटिंग होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। और जो वाटर लविंग होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक ये तो नॉन पोलर है। नॉन पोलर, इस पर कोई चार्ज नहीं है प्लस माइनस, और इस पर प्लस माइनस चार्ज है तो ये पोलर है। ये वाटर सोल्यूबल है और ये वाटर इनसोल्यूबल है, ये वाटर इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, जबकि ये वाटर सोल्यूबल है। ऐसा खेल होता है एक सोप के जो स्ट्रक्चर होता है, रियल स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक पार्ट वाटर से दूर भागने वाला होता है, एक वाटर की तरफ रहने वाला। अगर ये समझ में आ गया, ये हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग है, ये हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ये पोलर है तो वो पोलर वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब बात ये है, इसी की हेल्प से, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ सकते हैं आराम से, और वो नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारे सामने आने वाला है। अभी तक हमने सोप और डिटर्जेंट और ये सारा डिटेल पढ़ लिया है, और आगे पढ़ते रहें, इसको जल्दी से लिखें। ऑल द वेरी बेस्ट।